बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के दो पोर्शन हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक इनऑर्गेनिक का पोर्शन है, चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक ऑर्गेनिक का पोर्शन है। एक्चुअली उसमें भी लास्ट वाले 3 चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 14 है वो बायोकेमिस्ट्री से है, चैप्टर नंबर 15 जो है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से है और चैप्टर नंबर 16 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से है, लेकिन उसको इसके साथ ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ ही उसको स्टडी किया जाता है। तो आपके पेपर का जो मेजर पोर्शन है, जो ज़्यादा मार्क्स का पेपर है, वो ऑर्गेनिक वाले पोर्शन से आता है। ज़्यादा पेपर उस पोर्शन से सेट होता है। तकरीबन 2 पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चंस के और जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन है वो ऑर्गेनिक वाले पोर्शन से बनते हैं। यानी अगर आप ऑर्गेनिक वाला पोर्शन अच्छी तरह से कर लेते हैं तो तकरीबन आपका 70-80% जो पेपर है वो हल हो जाएगा। तो इसीलिए हम आज से ऑर्गेनिक वाला पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है कैसे उसकी इब्तदा हुई, कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को शुरू में डिफ़ाइन किया गया और फिर उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हैं, किन किन सोर्सेज से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल कर सकते हैं। तो जितनी भी बातें हम करने जा रहे हैं ये हम करने जा रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी, यानी 1800 से लेकर 1825 तक, इसके दरमियान की बातें हैं। साइंटिस्ट का ये ख्याल था जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको सिर्फ ज़िंदा चीज़ों से हासिल किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, इस तरह के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका सोर्स सिर्फ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। या तो उनको हम एनिमल से ले सकते हैं या प्लांट से ले सकते हैं और उन्हीं के अंदर सिंथेसाइज होते हैं और बाहर लेबॉर्ट्री में हम इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो ओरिजिनली जो पहले डिफ़ाइन किया गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, वो ये था, पहली डेफिनेशन, compounds obtained from living organism, compounds obtained from living organisms, वो कंपाउंड जो ज़िंदा चीज़ों से हासिल किए जाते हैं या ज़िंदा चीज़ों के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं, उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ऑर्गेनिजम्स। तो इसी को यही जब चलता रहा सिलसिला तो साइंटिस्ट का ये बिलीव पक्का हो गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको लेबॉर्ट्री के अंदर सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। तो 1815 में एक साइंटिस्ट है बहुत ही फेमस, जैकब बर्जीलस, इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की जिसको हम जानते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से। वाइटल फोर्स थ्योरी, ये थ्योरी यही थी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हासिल कर सकते हैं और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं, लेबॉर्ट्री में उनको सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। यानी एक वाइटल फोर्स है, एक लिविंग फोर्स है जिसके अंडर ऑर्गेनिक कंपाउंड मैन्युफैक्चर होते हैं। चूँकि एक वाइटल फोर्स के अंडर ऑर्गेनिक कंपाउंड मैन्युफैक्चर होते हैं, लिविंग फोर्स के अंडर मैन्युफैक्चर होते हैं, तो इसलिए लेबॉर्ट्री के अंदर इन कंपाउंड्स को हम नहीं बना सकते, इनको हासिल नहीं कर सकते। इसी थ्योरी को क्या नाम दे दिया गया, वाइटल फोर्स थ्योरी का। काफ़ी देर तक ये कॉन्सेप्ट चलता रहा। फिर तकरीबन 1823 में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक वूलर। इन्होंने लेबॉर्ट्री के अंदर एक्सीडेंटली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया प्रिपेयर किया। एक्चुअली वो यूरिया बना नहीं रहे थे, लेकिन एक्सीडेंटली उनसे यूरिया प्रिपेयर हो गया।
चूँकि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ज़िंदा चीज़ों के अंदर मैन्युफैक्चर होता है, ज़िंदा चीज़ों से हासिल किया जा सकता है, एनिमल यूराइन के अंदर पाया जाता है, तो वहीं से फिर ये सिलसिला चल निकला और उसने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको लेबॉर्ट्री के अंदर सेंथिसाइज़ किया जा सकता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके लेबॉर्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेंथिसाइज़ किया जाने लगा और फिर लाखों के अंदर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनको लेबॉर्ट्री के अंदर सेंथिसाइज़ किया जा सकता है। तो फ्रेडरिक वूलर ने उसने क्या किया, उसने अमोनियम सायानेट को हीट किया। इसको अमोनियम सायानेट को हीट करने पर ये कन्वर्ट हो गया यूरिया के अंदर। किस में कन्वर्ट हो गया? यूरिया में। फार्मूला यूरिया का होता है NH2CO NH2, इसको ऐसे भी लिख सकते हो या इसको ऐसे लिख सकते हो N2H4CO, इस तरह भी इसको लिख सकते हो। तो अमोनियम सायानेट जो है ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, मिनरल ओरिजिन का है, यानी साल्ट ओरिजिन का है, ये मिनरल ओरिजिन का है। तो इसको हीट करने से ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया? यूरिया में, और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक्चुअली जो फ्रेडरिक वूलर है वो लेबॉर्ट्री के अंदर इसी को ही बना रहा था, अमोनियम सायानेट को ही। वो अमोनियम सायानेट को कैसे बना रहा था? बाय हीटिंग अमोनियम क्लोराइड विद लेड सायानेट के साथ भी इसको गर्म कर सकते हैं, या पोटेशियम सायानेट के साथ। ये पोटेशियम सायानेट है, पोटेशियम सायानेट। इसके साथ वो किसको हीट कर रहा था? अमोनियम क्लोराइड को, अमोनियम क्लोराइड। एक्चुअली वो क्या प्रिपेयर कर रहा था? वो अमोनियम सायानेट ही प्रिपेयर कर रहा था इन दोनों को हीट करके। लेकिन उसने ऑब्ज़र्व किया कि हीट करने पर ये जो अमोनियम सायानेट है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूरिया में। अमोनियम सायानेट जब बनता है, इन दोनों को हीट करने से क्या बनता है? अमोनियम सायानेट। ये अमोनियम सायानेट कन्वर्ट होता है पहले अमोनिया के अंदर, अमोनिया, और साथ में बनता है सियानिक एसिड। अमोनिया और सियानिक एसिड बनता है। फिर ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, अमोनिया और सियानिक एसिड, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं यूरिया के अंदर। तो इस तरह से यूरिया की फॉर्मेशन होती है। तो एक्सीडेंटली इस तरीके से उसने लेबॉर्ट्री के अंदर यूरिया को प्रिपेयर किया और उसने रिजेक्ट कर दिया वाइटल फोर्स थ्योरी को, और उसने बुनियाद रख दी कि हम लेबॉर्ट्री के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया गया तो तकरीबन क्या सारे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन मौजूद थी। फिर इसको डिफ़ाइन कैसे किया गया? पहली डेफिनेशन तो ये थी, कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद फिर इसको डिफ़ाइन किया गया, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स को हम क्या नाम देते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन फर्दर इसके बाद जब हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन होता है लेकिन वो ऑर्गेनिक नेचर के नहीं होते, जिस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इस तरह के और भी ऑर्गेनिक और भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन मौजूद होता है लेकिन वो ऑर्गेनिक इन नेचर नहीं होते, उनका ओरिजिन और होता है या उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच नहीं करती। तो फिर इस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए और डीपली जब स्टडी किया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ये देखा गया कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में तकरीबन कार्बन के साथ हाइड्रोजन लाजमी मौजूद होता है। तो फिर जब डेफिनेशन को मॉडिफाई किया गया तो अब जो मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो ये है, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब वो कंपाउंड जो इन कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड से डिराइव किए जाएं उनको डेरिवेटिव्स कहते हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन का इकट्ठा नाम इनको हम हाइड्रोकार्बन्स कह देते हैं।
इनको क्या कहा जाता है, इनको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। तो हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये मॉडर्न डेफिनेशन है। तो 3 किस्म की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने आपको बताई, एक बिल्कुल जो शुरू में की गई थी, फिर उसके बाद सेकंड डेफिनेशन कार्बन के कंपाउंड्स, फिर उसके बाद उसको भी मॉडिफाई किया गया, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को हम क्या कहते हैं, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड। डेरिवेटिव मतलब जो कंपाउंड इनसे डिराइव किए जाते हैं, जिस तरह अल्कोहल्स हो गई, अल्कोहल्स के बाद इस तरह ईथर हो गए या एल्डिहाइड कीटोन, जो भी कंपाउंड इनसे डिराइव किए जाते हैं उनको हम डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन की वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन, ये कैटिनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन। पीरियोडिक टेबल में सिर्फ कार्बन एक ऐसा वाहिद एलिमेंट है जो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ मिलकर लंबी लंबी चेन्स बना सकता है। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन। कोई और एटम के अंदर, किसी और एलिमेंट के अंदर ऐसी एबिलिटी, सिलिकॉन बनाता है लेकिन सिलिकॉन में दरमियान में ऑक्सीजन भी आता है, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होता सिलिकॉन, लेकिन कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच होके हर डायरेक्शन में बहुत लंबी लंबी चेन्स बना सकता है। इसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। कार्बन की एक बहुत और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कार्बन जो है ये मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, इनको हम मल्टीपल बॉन्ड्स कहते हैं। इसी वजह से जो अकेली कार्बन है उसके लाखों की तादाद में कंपाउंड हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लाखों की तादाद में है, और इन कंपाउंड्स को हम अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। दूसरा, ये जो कंपाउंड्स हैं लाखों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनमें से बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करती हैं। इसको हम कहते हैं सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, इनके बिहेवियर में सिमिलैरिटी होती है। तो इसी बेस के ऊपर हमने सीरीज़ बनाई हुई हैं जिनको हम होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। होमोलोगस सीरीज़ यानी जो एक ही प्रॉपर्टीज़ के ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको एक सीरीज़ में रख दिया जाता है, उस सीरीज़ को हम होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। जिस तरह से कॉमन नेम आपने सुने हुए अल्केन, अल्केन एक होमोलोगस सीरीज़ है, अल्कीन होमोलोगस सीरीज़ है, अल्काइन एक होमोलोगस सीरीज़ है, इस तरह अल्कोहल हो गए, इमाइंस हो गए, इस तरह बहुत सी होमोलोगस सीरीज़ हैं। इसके बनाने का फ़ायदा क्या है इन होमोलोगस सीरीज़ के? अब इन होमोलोगस सीरीज़ में आगे सैकड़ों हज़ारों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, लेकिन उन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होती। चंद एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लो तो हमें पूरी सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़ समझ आ जाती हैं, क्योंकि ये सीरीज़ बनाने का मकसद ही ये है कि जो एक ही तरह के प्रॉपर्टीज़ के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको एक सीरीज़ के अंदर प्लेस कर दिया जाए, ताकि हर कंपाउंड इंडिविजुअल कंपाउंड की प्रॉपर्टी को स्टडी ना करना पड़े। तो ऐसी सीरीज़ को हम होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें, आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया मैं यहाँ पर दे देता हूँ। आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स दो या दो से ज़्यादा ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है C4H10, इसको हम कहते हैं ब्यूटेन। इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटेन, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। लेकिन जब हम इसको स्ट्रक्चर को देखें इसके, तो इसका स्ट्रक्चर दो तरीके से पॉसिबल है। एक ये स्ट्रक्चर है जिसमें ये 4 के 4 कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में अटैच होंगे इस तरह से, इसको हम कह देते हैं N ब्यूटेन, N या नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। और एक ये है कि 3 कार्बन एटम एक ही लाइन में अटैच हों इस तरह से, और जो चौथा कार्बन एटम है वो ऊपर या नीचे की जानब ब्रांच की तरह इसके साथ लगा हो, ये भी ब्यूटेन ही है, ये भी C4H10 ही है।
ये भी C4H10 ही है, ये भी C4H10 ही है, लेकिन जो अरेंजमेंट है, जो लिंकिंग है एटम की, वो डिफरेंट तरीके से है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि ये आइसोमर्स है, इसको आइसोब्यूटेन कहते हैं, आइसोब्यूटेन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये प्रॉपर्टी है कि ये डिफरेंट तरीके से लिंक होके आइसोमर्स बना सकते हैं। उन आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन जो अटैचमेंट ऑफ एटम होती है वो डिफरेंट तरीके से हो सकती है। तो ऐसे कंपाउंड को जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन अटैचमेंट ऑफ एटम डिफरेंट होती है, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स। अगर हम इनकी नेचर को देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये आयनिक नहीं होते, ये कोवलेंट होते हैं। आयनिक और कोवलेंट होने के लिए हमने क्राइटेरिया पढ़ा हुआ है कि अगर दो अटैच्ड एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो तो आयनिक करैक्टर ज़्यादा होता है, वो आयनिक बॉन्ड होता है। अगर 7.1 से कम हो तो फिर वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कार्बन का किसी भी एटम के साथ, किसी भी दूसरे एटम के साथ जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस है वो 1.7 से एक्सीड नहीं करता। कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.4, मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम जो है वो फ्लोरीन है, उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है 4। तो 2.4 या 2.5 से अगर हम 4 से माइनस करते हैं इसे, तो तब भी 1.5 आंसर आता है। यानी अगर कार्बन और फ्लोरीन का भी बॉन्ड बना होता है तो वो भी आयनिक जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं करता। इसलिए जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनकी नेचर क्या होती है? उनकी नेचर होती है कोवलेंट, कोवलेंट इन नेचर। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी का रूल हम पढ़ रखे हैं, पहले भी हमने पढ़ रखा है, लाइक डिसॉल्व लाइक। अब जो कोवलेंट कंपाउंड है वो नॉन पोलर होते हैं मोस्टली। नॉन पोलर होने की वजह से जो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। कुछ वाटर में हल भी होते हैं, लेकिन मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं ड्यू टू कोवलेंट नेचर या ड्यू टू नॉन पोलर नेचर, ऐसे कह लो। और लास्ट में अगर हम कोवलेंट रिएक्शंस के रेट की बात करें कि कोवलेंट कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, तो उनका रेट कैसा होगा? यूजुअली जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स के दरमियान होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। लेकिन जो कोवलेंट रिएक्शंस होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स के दरमियान, वो रिएक्शन यूजुअली स्लो होते हैं, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड ने पहले टूटना है, ठीक है, फिर नए कोवलेंट बॉन्ड ने बनना है, तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। स्लो रेट ऑफ रिएक्शन, जो इनके रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो मैंने आपको बताई कि कैटिनेशन क्या होती है। सिमिलैरिटी ऑफ बिहेवियर की बुनियाद पर इनकी सीरीज़ बनाई गई हैं जिनको हम होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। हर होमोलोगस सीरीज़ में सैकड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, लेकिन पूरी सीरीज़ को हमें स्टडी नहीं करना पड़ता, हम चंद कंपाउंड्स को स्टडी कर लेते हैं तो बाकी पूरी सीरीज़ का हमें पता चल जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स कोवलेंट इन नेचर, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कोवलेंट इन नेचर होते हैं, कोवलेंट नेचर के होते हैं, आयनिक नहीं होते। इसके बाद वाटर में ये इनसॉल्युबल होते हैं मोस्टली ड्यू टू नॉन पोलर नेचर, और इनके जो रेट ऑफ रिएक्शंस हैं वो स्लो होते हैं, यानी स्लो रिएक्ट करते हैं, रेट स्लो होता है। उम्मीद है कि जो बेसिक बातें मैंने आपको बताई हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ये आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।